रेपोर्टेड कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर राजकुमार गुड़िया आज आपको स्वरों के जो भेद होते हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं। मूलतः स्वर तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होगा दीर्घ स्वर और एक होगा प्लुत स्वर। अब इनके है ना तीन तीन भेद हो जाएंगे। उदात्त, अनुदात्त और तीसरा हो जाएगा स्वरित। दीर्घ के भी तीन भेद हो जाएंगे। उदात्त, अनुदात्त और तीसरा होगा स्वरित। इसी प्रकार से प्लुत स्वर है, इसके भी तीन भेद होंगे। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। पहले आपके तीन स्वर थे, एक ह्रस्व था, एक दीर्घ था, एक प्लुत था। अब प्रत्येक के तीन तीन भाग और हो गए। एक उदात्त हो गया, एक अनुदात्त हो गया, एक स्वरित हो गया। तो अभी ह्रस्व, उदात्त, ह्रस्व, अनुदात्त और ह्रस्व स्वरित तीन भेद हो गए। इसी प्रकार से दीर्घ, अनुदात्त, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त और दीर्घ स्वरित तीन और भेद हो गए। तीन तीन छह हो गए। और इसी प्रकार से प्लुत के भी क्या होंगे? प्लुत, उदात्त, प्लुत अनुदात्त और प्लुत स्वरित। अब है ना हम बाद में इनको है ना दो भागों में फिर विभाजित कर देते हैं। दो भाग फिर कौन कौन से आ जाएंगे? इसका ए, नै, नु, नासिक पहला भाग। दूसरा भाग अनुनासिक। इसी प्रकार से इसके भी दो भेद हो जाएंगे। एक होगा ए, नै, नु, नासिक और दूसरा होगा अनुनासिक। इसी प्रकार से इसके भी दो भेद हो जाएंगे। एक होगा अनुनासिक, ए, नै, नु, नासिक और दूसरा होगा अनुनासिक। तो अब देखो ह्रस्व स्वर है, उसका पहला भाग क्या था? ह्रस्व, उदात्त, ए, नै, नु, नासिक। दूसरा क्या होगा? ह्रस्व, अनुदात्त, ए, नै, नासिक और ह्रस्व स्वरित, ए, नु, नासिक। इस प्रकार से तो कुल मिलाकर के कितने भेद हो गए इसके? 6 भेद हो गए। कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। दो, दो चार और 2 6। अब दूसरे के भी इसी प्रकार से 6 भेद हो जाएंगे। उदात्त का क्या हो जाएगा? ए, नै, नु, नासिक और दूसरा क्या हो जाएगा? ए, नै, नु, नासिक और दूसरा होगा अनुनासिक। इसी प्रकार से अनुदात्त के भी दो भेद हो जाएंगे। एक होगा ए, नै, नु, नासिक और दूसरा होगा अनुनासिक। ऐसे स्वरित के भी दो भेद हो जाएंगे। एक होगा ए, नै, नु, नासिक और दूसरा होगा अनुनासिक। ऐसे उदात्त के भी दो भेद होंगे। अनु, ए, नै, नु, नासिक और दूसरा होगा अनुनासिक। अनुदात्त के भी दो भेद होंगे। ए, नै, नु, नासिक और दूसरा होगा अनुनासिक। ऐसे स्वरित के भी दो भेद होंगे। ए, नै, नु, नासिक और दूसरा होगा अनुनासिक। तो पहला देखो, आप ह्रस्व का भेद करेंगे। ह्रस्व, उदात्त, अनुनासिक, ए, नै, नु, नासिक एक भाग। दूसरा ह्रस्व, उदात्त, अनुनासिक दो हो गए। फिर कहेंगे ह्रस्व,
अनुदात एन 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 अनुनासिक और फिर कहेंगे ह्रस्व अनुदात अनुनासिक। फिर आप कहेंगे ह्रस्व स्वरित एन एन अनुनासिक और ह्रस्व स्वरित अनुनासिक। तो 6 भेद हो गए। स्वरों के कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। इसी प्रकार से इनके भी 6 भेद होते हैं। तो इनके कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। इनके भी देखो 6 भेद हो गए। दीर्घ को करेंगे दीर्घ उदात एन एन अनुनासिक, फिर दोबारा दीर्घ उदात एन अनुनासिक। इसी प्रकार से दीर्घ अनुदात एन एन अनुनासिक, दीर्घ अनुदात अनुनासिक, 6 भेद। बाद में देखो दीर्घ स्वरित एन एन अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक। कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। अब तीसरा स्वर आपका प्लुत है। प्लुत के भी 6 भेद होते हैं। देखो प्लुत उदात एन एन अनुनासिक, प्लुत उदात अनुनासिक। फिर कह रहे प्लुत अनुदात एन एन अनुनासिक और फिर कह प्लुत अनुदात अनुनासिक। अब अंतिम देखो प्लुत स्वरित एन एन अनुनासिक और प्लुत और स्वरित अनुनासिक। इसके भी कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। संस्कृत व्याकरण में स्वरों के 18 प्रकार माने जाते हैं। स्वरों के 18 प्रकार माने जाते हैं। अब इसमें कुछ स्वर 18 होते हैं, 18 प्रकार के होते हैं, कुछ 12 के होते हैं, कुछ जैसे 30 के होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। तो कहने का अर्थ है पहले आपके 3 कौन से होंगे? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। प्रत्येक का 3 भाग हो जाएगा। ह्रस्व उदात अनुदात और स्वरित, दीर्घ उदात अनुदात और स्वरित, प्लुत उदात अनुदात और स्वरित। अब उसके बाद है ना बाद वाले फिर 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। एक कह रहे एन एन अनुनासिक और एक कह रहे अनुनासिक। अब ये एन एन अनुनासिक और अनुनासिक क्या होते हैं? देखो मुख, नासिका, वचनों, नासिक। ये अनुनासिक संज्ञा को बताने वाला होता है। एक होता है इसमें ए न नु नासिक। अब वर्णों का उच्चारण स्थान 8 स्थानों से माना जाता है। 8 स्थान उच्चारण स्थान जो होते हैं उसमें से 7 स्थान मुख के अंदर के भाग के होते हैं। मुख के अंदर के भाग कंठ, तालु, नासिका, दंत, उपध्मानीय, जीवा मूल्य, इस प्रकार से जो भी उच्चारण स्थान है वो 7 उच्चारण स्थान 8 में क्या माने जाते हैं? मुख के अंदर भाग, अर्थात किसी न किसी प्रकार से मुख का सहयोग लिया जाता है। तो उच्चारण स्थान वर्णों का करेंगे तो 2 चीज आपके सहयोगात्मक प्रवृत्ति वाली होंगी, एक मुख होगा, एक नासिका होगा। तो कह रहे हैं कि किसी एक का प्रयोग करते हैं ना, मुख या नासिका, केवल एक, या तो मुख या फिर नासिका। तो वह तो क्या होगा आपका एन एन अनुनासिक होगा। जैसे आपका क है को तो कंठ भाग होगा, जैसे आपका च है तो ये तालु भाग होगा, जैसे आपका प है ये ओष्ठ भाग होगा, जैसे आपका त है दंत भाग होगा। इसी प्रकार से जैसे आपका ट है तो ये मूर्धा भाग होगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं? केवल एक भाग से उच्चारण होता है। इसका केवल एक भाग क्या होगा? कंठ होगा। इसका क्या होगा? तालु होगा। इसका क्या होगा? ओष्ठ होगा। इसका क्या होगा? दंत होगा। इसका क्या होगा? मूर्धा होगा। किसी एक भाग से इनका उच्चारण होता है। तो मुख या नासिका किसी एक भाग से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वे वर्ण क्या कहलाते हैं? ए न नु नासिक कहलाते हैं। केवल एक भाग, जैसे मुख या नासिका, यानी होते तो ये 2 हैं, उच्चारण स्थान में सहायक 2 होते हैं, मुख और नासिका, लेकिन कह रहे हैं कि केवल एक का यदि प्रयोग लेते हैं ना, जैसे भंवरा गुनगुनाता है, अब ये क्या है? केवल और केवल किसका प्रयोग ले रहा है? भंवरा गुनगुनाने में केवल और केवल नासिका का उच्चारण कर रहा है।
तो नासिका भाग केवल एक से उच्चारण होने के कारण से भौमरे का गुंजन का उच्चारित जो स्वर है, व्यंजन है या जो भी ध्वनि है, वह क्या कहलाएगी? अनुनासिक। इसको नीरेनुनासिक भी बोलते हैं, नीरेनुनासिक, इस प्रकार से कहते हैं। जो अनुनासिक नहीं है, अनुनासिक से जो रहित होता है उसको निरुनासिक कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि तो अनुनासिक कौन सा होता है? अनुनासिक अनुनासिक का अर्थ होता है मुख तथा जैसे मुख और, ये तथा और दो शब्दों को जोड़ने में सहायक होते हैं। तो मुख तथा, अब दो कौन सी चीज, एक और बच गई नासिका, और मुख और है नासिका। इन दोनों का आप यदि संयोग लेंगे ना एक साथ, तब वह व्यंजन या स्वर क्या कहलाएगा? अनुनासिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनुनासिक कहलाएगा। जैसे आपका क्या है, ये अ है, यहां तक तो केवल कंठ भाग है, ठीक है। अब ये क्या है, केवल उच्चारण इसका क्या हो गया? कंठ भाग। अब इस स्थिति में तो ये क्या हो गया? ए न नु नासिक, केवल एक भाग से उच्चारण, मुख या नासिका में से केवल एक भाग से उच्चारित जो वर्ण होता है उसको ए न नु नासिक कहते हैं। अब मैं इसको इसके ऊपर इस प्रकार से अनुस्वार लगा देता हूं। अनुस्वार लगाने के बाद अब इसका उच्चारण स्थान कितने स्थानों से हो गया? 2 स्थानों से हो गया। पहले इसका उच्चारण स्थान क्या था? कंठ था, और अनुस्वार से नासिका। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। तो कंठ तो किसका भाग हो गया? मुख के साथ उच्चारण स्थानों का भाग मुख हो गया। और ये क्या होता है? केवल एक भाग नासिका। तो मुख तथा नासिका दोनों से सहित जो वर्ण होगा वह क्या होगा? अनुनासिक होगा। क्या होगा? अनुनासिक होगा। मुख तथा नासिका दोनों से एक साथ जिनका उच्चारण किया जाता है वे वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। और या दोनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है, मुख या नासिका। या लगेगा तो दोनों में से कोई एक होगा, तथा और लगेगा दोनों होंगे तो अनुनासिक होंगे। और या लगेगा मुख या नासिका तो क्या होगा? ए न नु नासिक होगा। अब इसके अंदर देखो, व्यंजन जो होते हैं ना, व्यंजन वो अनुनासिक है, अनुनासिक। आप सभी प्रकार के स्वरों को अनुनासिक कर सकते हो, लेकिन व्यंजन जो होते हैं ना वो अनुनासिक केवल 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, व और ल। य ल। अभी ये तीनों के तीनों क्या हो गए? ए न नु ना सिक हो गए। तीनों के तीनों क्या हो गए? अनुनासिक हो गए, केवल एक भाग से। ये कार्य से ये का उच्चारण स्थान, वे का उच्चारण स्थान, ले का लृतु लक्षणम दंता, वकार से दंतोष्टम लृतु लक्षणम दंता। तो इसका दंत होगा, इसका ओष्ठ, वकार से दंतोष्टम, दंत प्लस ओष्ठ होगा, और इसका क्या होगा? लृतु लक्षणम दंता। तो तालु और दंत प्लस ओष्ठ और लृतु लक्षणम दंता दंत, इस प्रकार से। तो इनके उच्चारण स्थान केवल मुख के किसी एक भाग से इनका उच्चारण स्थान होता है। तो अभी तक ये तीनों क्या हो गए? अनुनासिक हो गए। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये एक सूत्र होता है, उसको यूं बोलते हैं येवला। येवला एक सूत्र होता है। ये यूं कहता है कि व्यंजनों के अंदर जो यह होता है, जो वह होता है, और जो क्या है? ल होता है। रे को छोड़ दिया गया है, रे इसमें नहीं होगा। उस पर यदि आप क्या लगाते हैं? चंद्र बिंदु लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चंद्र बिंदु लगाते हैं। तो अब इस स्थिति क्या हो जाएगी? इनको हम क्या बोल देंगे? अनुनासिक कह देंगे। क्या कह देंगे? अनुनासिक कह देंगे। क्योंकि ये पहले तो क्या है? केवल एक भाग से उच्चारित थे। अब इनके साथ साथ क्या है? अनुस्वार तथा चंद्र बिंदु का उच्चारण स्थान नासिका होता है। अनुस्वार तथा चंद्र बिंदु का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। तो समस्त व्यंजन अनुनासिक नहीं होते हैं। समस्त व्यंजन क्या नहीं होते हैं?
अनुनासिक है नहीं होते हैं। तो व्यंजनों में कौन से 3 व्यंजन अनुनासिक होंगे? य व ल। र नहीं होता, र भी नहीं होता है, र केवल ए न नु नासिक रहता है, अनुनासिक नहीं होता है र। यवला, यवला एक सूत्र होता है, वो कहता है य व ल जो होते हैं वो चंद्र बिंदु से युक्त होते हैं, तो वो अपने पंचम को बताते हैं। कि वह क्या थोड़ा सो क वर्ग का 5वां, ट वर्ग का 5वां, त वर्ग का 5वां, ऐसे आप जानते हो। क वर्ग का 5वां यानी प्रत्येक वर्ग के पंचम होते हैं, ठीक है, और उनका अपने वर्ग का तथा नासिका उच्चारण स्थान होता है। वैसे ही अब इनके के बिल्कुल अंतस्थ व्यंजन के आगे समीपस्थ आ गए, लास्ट के एकदम से जुड़ करके आ गए। अब कई बार इनके पंचम को जानने के लिए कोशिश की जाती है, जैसे अनुस्वार संधि करेंगे तो अनुस्वार पर श्रवण आदेश, यह का पर श्रवण आदेश बाद वाले का 5वां होता है। मान लो बाद वाला आपका यह है तो उसका 5वां क्या करेंगे? तो यह का 5वां क्या कर देंगे? यह कर देंगे। क्या कर देंगे? यह कर देंगे। यह के ऊपर क्या लग जाएगा? चंद्र बिंदु लगेगा। क का 5वां अंग होता है, च का 5वां इ होता है, ट का 5वां अण होता है, त का 5वां न होता है, प का 5वां मैं होता है। लेकिन कह रहे हैं यह का 5वां, क्योंकि इसमें तो 5 होते नहीं, कितने होते हैं? 4 ही, यह व र ल 4 ही तो होते हैं। तो यह का 5वां ढूंढेंगे ना, तो ये कह रहे हैं कि यह का 5वां, यह के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से यह का 5वां यानी नासिका से मुक्त तथा नासिका दोनों से उच्चारित व्यंजन हो जाते हैं। तो कितने होंगे? 3 व्यंजनों में अनुनासिक के व्यंजन 3 होते हैं, यह, व और ल। कौन सा व्यंजन नहीं होगा? अंतस्थ व्यंजन। र व्यंजन क्या होगा? केवल और केवल अ न नु नासिक होगा, अनुनासिक नहीं होगा। तो कौन से 3 व्यंजन अनुनासिक होते हैं? य व ल। ये वाला एक सूत्र होता है, कहता है य व ल 3 व्यंजन क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। समस्त व्यंजनों को आप क्या कर सकते हो? अनुनासिक कर सकते हो कहीं पर भी। जैसे आपने क्या किया, जैसे आंख, अब ये आंख जैसे आपने लिखा ना, तो ये आ भी क्या है? ए न नु नासिक है, और ये ख भी क्या है? ए न नु नासिक है। लेकिन अब हम इसको क्या कर देते हैं? इस प्रकार से चंद्र बिंदु से युक्त कर देते हैं। आंख, पहले आंख था, आंख में क्या नहीं था? नासिका का उच्चारण स्थान नहीं था, केवल कंठ भाग आ का था, इसलिए वो क्या था? आ, ए न नु नासिक था। लेकिन अब स्थिति क्या बना दी इसके हमने? चंद्र बिंदु से युक्त कर दिया। चंद्र बिंदु से युक्त करते ही कि इसके अंदर क्या हो गया? कंठ स्थान, और दूसरा क्या हो गया? नासिका या मुक्त था, नासिका दोनों से उच्चारित ये वर्ण हो गया। अब ये तो हमारा क्या हो गया? अनुनासिक। और यह क्या रह गया? ए न नु नासिक, इस प्रकार से। तो बच्चों मैंने आपको आज ये बताया कि जो स्वर होते हैं उनके 18 भेद माने जाते हैं। सबसे पहले 3 भेद होंगे, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के हिसाब से। फिर कह रहे हैं कि ह्रस्व के 3 भेद, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व के 3 भेद उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। फिर कहें दीर्घ के भी 3 भेद, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। फिर कहें प्लुत के भी 3 भेद, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। 3 प्रकार से इस प्रकार से माने जाते हैं। तो बाद में ये कह रहे हैं कि वस्तुतः उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भी 2-2 प्रकार से विभाजित हो जाते हैं। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित भी क्या होते हैं? 2-2 प्रकार से। उदात्त एक बार क्या हो जाएगा? अनुनासिक, एक बार क्या हो जाएगा? अनुनासिक। ऐसे ही अनुदात्त क्या होगा? अनुनासिक और अनुनासिक, और स्वरित भी क्या होगा? अनुनासिक और अनुनासिक, और तीनों में इस प्रकार से हो जाएंगे। तो एक ह्रस्व स्वर के कितने भेद हो गए? कितने थे? 3 तो इनके क्या थे? उदात्त थे, और 3 को 2 से गुणा कर दोगे, जैसे 2 और 2 4 और 2 6, तो कुल मिलाकर के ह्रस्व के कितने भेद हो गए? 6 हो गए। और दीर्घ के भी कितने भेद हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। और प्लुत के भी कितने भेद हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अब देखो सभी स्वर है ना, उनके 18 भेद नहीं माने जाते हैं। तो कौन कौन से स्वरों के कितने कितने भेद होते हैं उसको अभी देखते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, इस प्रकार
सबके कितने वेद हो गए? 6 वेद हो गए। कितने वेद हो गए? 6 वेद। और इसके भी कितने वेद हो जाएंगे? 6 वेद हो जाएंगे। जहां हम पहले से स्वर लिखते हैं ए, ई, उ, री, 4 जैसे स्वर लिखे। चारों स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? रेशवे होते हैं। तो रेशवे होने के कारण से इनकी क्या है? रेशवे के कितने वेद कर देंगे? 6 कर देंगे। और प्लस चारों क्या होते हैं? अपने सवर्णों को रखते हैं। ये ए क्या रखता है? दीर्घ आदेश आ, छोटी दीर्घ आदेश बड़ी, छोटाऊ दीर्घ आदेश बड़ाऊ, और छोटी री दीर्घ आदेश बड़ी री। तो दीर्घ के भी ये कितने वेद रखते हैं? 6 वेद रखते हैं। कितने वेद रखते हैं? 6 वेद रखते हैं। ऐसे ही है ना, ये प्लुत भी होते हैं। चारों के चारों क्या होते हैं? प्लुत भी होते हैं। तो साथ साथ में ये प्लुत के भी कितने वेद रखेंगे? 6 वेद रखेंगे। तो कुल मिलाकर के ये क्या हो जाते हैं? 18 हो जाते हैं। कौन से स्वर? अभी मैंने आपको बताया कि स्वरों के 18 भेद माने जाते हैं, लेकिन सभी स्वर 18 भेद वाले नहीं होते हैं। तो कौन से स्वर ऐसे हैं जिनके 18 भेद माने जाते हैं? जैसे हमने देखा ए, छोटी, छोटाऊ और छोटी री, ये 4 जो होते हैं ये हमारे मूलतः है 5 ह्रस्व स्वर होते हैं। अभी लरी को हमने छोड़ दिया है। एक बात, प्रारंभिक 4 ह्रस्व स्वर तो इनके ह्रस्व हैं, इस कारण से एक के कितने वेद बता दिए? यहाँ 6 बता दिए। तो ह्रस्व के कितने वेद हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। फिर कहा कि ए का श्रवण दीर्घ आदेश क्या होता है? दीर्घ संधि में आ होता है। छोटी का क्या होता है? बड़ी होता है। छोटाऊ का क्या होता है? बड़ाऊ होता है। छोटी री का क्या होता है? बड़ी री होता है। तो इसका मतलब इनका क्या क्या आदेश होता है? चारों का दीर्घादेश भी होता है। तो इनमें क्या, चारों में क्या मौजूद रहता है? दीर्घ स्वर भी रहता है। तो ये दीर्घ के भी पूरे 6 भाग को अपने अंदर रखेंगे। फिर कह रहे हैं कि सभी स्वर प्लुत माने जाते हैं। लरी एक बार नहीं माना जाता है, लेकिन ये तो कॉमन प्लुत हो गए। तो प्लुत के भी क्या है? कितने वेद माने जाते हैं? 6 वेद माने जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? लरी को करेंगे। लरी को करेंगे। लरी की स्थिति क्या होती है? ह्रस्व तो कितने होंगे इसमें? 6 होंगे। ह्रस्व कितने होंगे? 6 होंगे। और आपके है ना, दीर्घ का इसमें क्या रहेगा? अभाव रहेगा। लरी का दीर्घादेश नहीं होता है। लरी का दीर्घादेश नहीं होता है। लरी का दीर्घादेश न होने के कारण दीर्घ का क्या रहेगा? लरी में अभाव रहेगा। और आगे आप है ना, ये प्लुत होता है तो प्लस क्या कर देंगे? इसमें 6 कर देंगे। तो अब देखो 6 तो ये क्या है? ह्रस्व के हैं इसके, लरी के, और 6 किसके हैं? प्लुत के। दीर्घ का क्या रहता है? इसमें अभाव रहता है। तो अब 6 और 6 कितना हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो प्रारंभिक जो 5 अपने मूल स्वर हैं, में प्रारंभिक 4 जो होते हैं वो तीनों ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों से युक्त होते हैं। तो 6 और 6 प्लस करते हैं, यानी 18 वेदों से परिपूर्ण माने जाते हैं। स्वरों के 18 वेद होते हैं और 4 पहले वाले स्वर होते हैं वो 18 वेदों से युक्त होते हैं। लेकिन लरी के 12 वेद माने जाते हैं, क्योंकि लरी में किसका अभाव माना जाता है? दीर्घ का अभाव माना जाता है। इसलिए 18 में से कितने माइनस कर देंगे? 6 कर देंगे, क्योंकि लरी ह्रस्व भी होती है और लरी क्या होती है? प्लुत भी होती है। तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे? 12। लेकिन किसका अभाव रहता है? दीर्घ का। तो 18 नहीं होंगे। तो इस प्रकार से कितने हो जाएंगे? 12। आगे अपने स्वर देखो, ए, ओ, आई, औ। शेष जो बचे स्वरों की संख्या 9 होती है। 5 की हमने पहले देख ली। अब देखो हमारी क्या स्थिति होती है। अब इसमें क्या है? जो आपका ह्रस्व है ना, ह्रस्व का क्या रहेगा? अभाव रहता है। ये क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं। 4 जो होते हैं वो क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं। इनमें किसका अभाव रहता है? ह्रस्व का अभाव रहता है। अब हम क्या करेंगे आगे? तो ये क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं। तो दीर्घ में कितने कर देंगे? 6 कर देंगे। तथा सभी स्वर क्या होते हैं? प्लुत भी होते हैं। तो प्लुत के भी क्या हो जाएंगे? प्लस से 6 हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए? 12 हो गए। कितने हो गए? 12 हो गए। देखो लरी में किसका अभाव था? दीर्घ का। तो कितने माइनस हुए? 18 में से 6 माइनस हुए। अब ए, ओ, ऐ, उ में एक का अभाव है। किसका अभाव है? ह्रस्व का। लरी में किसका अभाव था? दीर्घ का। अब ए, ओ, ऐ, उ में किसका अभाव होगा? ह्रस्व का।
तो 6 18 में से 6 रेशियो के माइनस करेंगे तो हमारे कितने बचेंगे? 12 बचेंगे। तो कहा ए ई उ री क्या होते हैं? रेशियो, दीर्घ और प्लुत तीनों होते हैं, इसलिए 3 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 18। फिर कहा लरी होता है, उसके अंदर क्या नहीं होता है? दीर्घ का अभाव होता है, इसलिए उसका 6 और 6 यानी 6 रेशियो के और 6 प्लुत के 2 इस प्रकार से होंगे। तो 6 2 12 12 इस प्रकार से। फिर यूं कहा कि वस्तुतः ये जो होते हैं इनमें किसका अभाव रहता है? ए ओ आई ओ, इनमें किसका अभाव रहता है? इनमें रेशियो का अभाव रहता है। तो दीर्घ के 6 हो गए और प्लुत के 6 हो गए, 6 6 कितने हो गए? 12 हो गए। आपके प्रारंभिक 4 स्वर 18 भेदों वाले होते हैं और अंतिम आपके जो 5 स्वर होते हैं वो 12 12 भेदों वाले होते हैं। आप देखो इसके अंदर है ना री और लरी का ही जब हम सवर्ण संज्ञा करेंगे, आगे संज्ञा विधायक सूत्रों में पढ़ेंगे, तब इनको जोड़ देते हैं। हालांकि इनका उच्चारण स्थान री का और लरी का भिन्न भिन्न है, एक दूसरे के श्रवण नहीं हो सकते, लेकिन एक वार्तिक के द्वारा इनको एक समान मान लिया जाता है। जब हम एक समान मानेंगे तो री के कितने वेद होते हैं? 18 होते हैं और लरी के कितने होते हैं? 12 होते हैं। दोनों की एक साथ सवर्ण संज्ञा करेंगे तो 18 में 12 जोड़ देंगे, कितने होंगे? 30 होंगे। वो जब हम सवर्ण संज्ञा पढ़ेंगे तब आपको अलग से बताएंगे। तो मैंने आज आपको स्वरों के 18 भेद बताए। का पहले स्वर मात्राओं के आधार पर स्वरों के 3 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से होंगे? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और फिर का उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये उच्चारण के आधार पर स्वरों का विभाजन होता है। उदात्त का अर्थ होगा ऊंचे उदात्त है, उच्चता से बोले जाने वाले जो स्वर होते हैं वो उदात्त कहलाते हैं। जैसे मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ, उसमें आप देखना कौन से अनुदात्त होंगे कौन से उदात्त होंगे। अनुदात्त का अर्थ है निम्नता से बोले जाने वाले स्वरित होंगे, उनको अनुदात्त कहेंगे। कश्चिदिकान्ता वीरगुरुणा स्वादिकारात् प्रमद सापेनास्तं गमितमहि मावर्षे भोगेन भरदो यक्षस चक्रे जनकतनया सन्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु वसति रामगिरि आश्रमेषु। तो कहने का अर्थ है मैंने प्रारंभ किया था तब स्वरों का उच्चारण क्या था? बिल्कुल समानांतर था, धीरे था, स्लो था, एकदम से मध्यम साइज का उच्चारण था। तो नीचे अनुदात्त का अर्थ है निम्नता से जिसका उच्चारण किया जाता है उसको अनुदात्त कहते हैं। ऊंचे अनुदात्त है बाद में धीरे धीरे अंतिम अवस्था में क्या हो गया? उन स्वरों का उच्चारण क्या हो गया? बहुत तेज हो गया, तो उसको उदात्त कहेंगे। और स्वरित होता ना ससिजम अनुविद्धम चलनापि रम्यम मलिनम अपि मांसोर्लक्षम लक्ष्मीं तनोति यम दिक्मनोज्ञावलक्लनापि तन्मे किमिव मधुराम मंडनम नाकृतिनम। ये सारे के सारे स्वर है वो एक समान उच्चारित हुए हैं, न कोई ऊपर गया न कोई नीचे आया, यानी समानांतर सभी स्वरों का क्या कर दिया मैंने? उच्चारण कर दिया। तो स्वरित का अर्थ न तो उदात्त हो न अनुदात्त, अर्थात न अधिक ऊंचा स्वर हो न अधिक नीचा स्वर हो। उदात्त तथा अनुदात्त का मिला जुला स्वरूप होता है, उसको स्वरित कहेंगे। यह उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा और स्वरित संज्ञा विधायक सूत्र आएंगे तब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो कहने का अर्थ ये है मैंने आपको आज स्वरों के 18 भेद बताए। प्रारंभिक 4 स्वर होते हैं उनके 18 भेद होते हैं, ए ई उ और री के। लेकिन लरी के 12 भेद होते हैं, उसमें किसका अभाव माना जाता है? दीर्घ का अभाव माना जाता है। और बाद के 4 जो संयुक्त स्वर है ए ओ आई ओ, उनमें भी रेशियो का अभाव माना जाता है। तो उनके भी कितने भेद होंगे? 12 भेद होंगे। मैं आशा करता हूं कि आज का बताया गया वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको है ना कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।